मैं जयप्रकाश तिवारी क्लास 8 और पाठ का नाम है कृपया गंदा मत कीजिए, पाठ 11। जैसा कि पिछले दिन राइटर ने बताया था कि लोग एक व्यक्ति के बारे में जो रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे और पान न खा करके बल्कि सुर्ती खाकर, खैनी खाकर, तंबाकू खाकर बार बार जहाँ बैठे हुए थे थूक रहे थे। जब एक दिशा पूरा गंदा कर लिए तो दूसरी दिशा की तरफ अपना मुख करके वही कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद से हम लोगों को पढ़ना है। सच पूछिए तो सफाई और गंदगी का संबंध सामाजिक स्तर से उतना नहीं है जितना व्यक्तिगत संस्कार से। राइटर बताना चाहता है कि ये स्वच्छता का जो कार्य है वो व्यक्तिगत तौर पर निर्भर करता है कि हमारा स्वभाव कैसा है, हम स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक हैं। कहीं तो यह संस्कार सहज होता है, कहीं सायास होता है, सायास अर्जित होता है। सायास मतलब यत्नपूर्वक प्रयास से। पाश्चात्य देशों, पश्चिमी देशों में सफाई की भावना जितनी व्यापक है, गंदगी की भावना उतनी ही हमारे यहाँ। पश्चिमी देशों में लोग स्वच्छता के प्रति जितने जागरूक हैं, हमारे यहाँ भारतवर्ष में उतने ही लोग गंदगी के प्रति जागरूक हैं। पश्चिम के लोग जन्मना स्वच्छता प्रेमी हैं, जन्म से ही स्वच्छ प्रेमी हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता है, किंतु सामाजिकता से प्रेरित होकर उन्होंने स्वच्छता का अपने भीतर विकास कर लिया है। तभी तो पूरा का पूरा देश स्वच्छ दिखता है, क्योंकि स्वच्छ एक व्यक्ति के कहने से स्वच्छता नहीं हो सकती, एक व्यक्ति के स्वच्छ करने से स्वच्छता नहीं हो सकती। हम सबको स्वच्छ रहना होगा, स्वच्छता के प्रति हम सबको जागरूक होना होगा, तभी तो पूरा का पूरा देश स्वच्छ दिखता है। हमारे यहाँ एक को गंदगी लगाते देख दूसरे को भी गंदगी लगाने की प्रेरणा मिलती है। हमारी यह धारणा भी है कि हमारा काम गंदा करना है और साफ करना नगर पालिका का। हम भूल जाते हैं कि जहाँ हर आदमी का गंदा करने को कटिबद्ध हो, वहाँ एक नगर पालिका कितनी सफाई रख सकती है। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जिस कार्य को अधिकाधिक लोग गंदा करने की बात सोच रहे हैं, तो नगर पालिका के कम लोग कैसे स्वच्छ कर सकते हैं, ये ध्यान हमें देना चाहिए। संस्कार की बात याद आने पर एक बीती बात याद आ गई। मैं विदेश में था तो मेरे एक मित्र भी इसी फ्लैट में दूसरे कमरे में रहते थे। फुर्सत रहने पर अक्सर वे मेरे बैठक खाने में आ जाते और गप का सिलसिला चल पड़ता। वे सिगरेट के शौकीन थे, साथ ही बड़े शिष्ट सभ्य, वहाँ की सफाई से बड़े प्रभावित भी थे और हमेशा उसकी प्रशंसा किया करते थे। उनके बैठक खाने में आते ही एस्ट्रे माने राखदानी, भस्मदानी सामने रख दिया जाता था, जिससे सिगरेट की राख फर्श पर न गिरे, परंतु भूलकर भी वे राख एस्ट्रे में नहीं पड़ने देते। अंग्रेज़ों की सफाई की तारीफ करते जाते और सिगरेट की राख से कालीन में रंग भरते जाते। उनके जाने के बाद कालीन साफ करना मेरी पत्नी का अनिवार्य कर्तव्य हुआ करता था। अब ये व्यक्ति सफाई के बारे में कह रहे हैं कि अंग्रेज बड़े स्वच्छ रहते हैं, लेकिन खुद स्वच्छता अभियान से जुड़ना नहीं चाहते हैं। सिगरेट पीते थे और कालीन में लगा दिया करते थे। आपने अक्सर रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में मूंगफली के छिलके या वैसी ही अंग्रेजी अजीबोगरीब चीज़ों बिखरी देखी होगी। प्रथम श्रेणी के यात्री संपन्न तो होते ही हैं, सुरुचि संपन्न भी होने चाहिए, पर उनकी सुरुचि संपन्नता का संबंध मूंगफली के छिलकों से वैसे बैठाए जाए, इसलिए गंदगी का संबंध गरीबी या अशिक्षा से मानना संगत नहीं है। गरीबी का संबंध या स्वच्छता का संबंध गरीबी या धनता से नहीं है, स्वभाव से है। यदि हमारा स्वभाव ठीक है, हम स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं, तो हम गरीब भी रहेंगे तो हम स्वच्छता के प्रति जागरूक ही रहेंगे। यदि हम गंदगी प्रिय हैं तो हम धनी भी होंगे तो गंदगी को ही प्रिय समझेंगे। राइटर यहाँ यही बताना चाहता है। मुझे घूमने फिरने के अवसर काफ़ी मिलते हैं, स्वदेश में भी विदेश में भी, और चिंतन का बुरा अभ्यास होने से प्राय कुछ न कुछ सोचता विचारता रहता हूँ। भारत में भावात्मक एकता के प्रश्न पर मैंने कई दृष्टियों से सोचा है। धर्म भावात्मक
एकता का आधार बन सका। यो तो प्रत्यक्ष ही है, उसके चलते देश के दो टुकड़े हो गए। जातियां अलगाव का समर्थ साधन रही हैं। भाषा को लेकर जो तू मैं में मची हुई है वह कहने की चीज़ नहीं है। वेशभूषा, रहन सहन, खान पान में पर्याप्त अंतर है, फिर भावात्मक एकता का आधार क्या है? अतः मुझे दो ही आधार दिखाई देते हैं, गंदगी और गरीबी। और किसी आधार पर भारत की भावात्मक एकता संभव हो या न हो, इन दोनों आधारों पर यह संभव हो जाती है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और असम से गुजरात तक आप एक जैसी गरीबी और गंदगी देखेंगे। मैं जब कहीं कोई सूचना देखता हूं तो उससे मेरे मन में एक ही प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और वह है मनोविनोद की। सूचना को लिखने लिखाने में निश्चय ही या काफ़ी पैसे लगते होंगे और उपयोग उससे सिद्ध होते शायद ही कहीं दिखाई दिया। संभव है यह मेरी दृष्टि का दोष हो। यूँ भी दृष्टि मेरी बहुत अच्छी नहीं है, चश्मा लगाता हूँ, किंतु केवल दृष्टि दोष ही नहीं, ऐसा मेरा अहम मानने को तैयार है। कृपया गंदा मत कीजिए। इस वाक्य लिखने जैसा या यूँ कहिए लिखवाया उसकी धारणा गंदगी के विषय में धूमिल होने पर भी अवांछनीय नहीं थी, अस्पष्ट मटमैला होने पर भी अप्रिय अनिच्छा नहीं थी। न एक स्तर और एक न कारण, फिर भी औचित्य बोध के समान अनौचित्य बोध का भी एक सामान्य स्तर हुआ करता है। वही स्थिति गंदगी की भी है। जिस स्थान पर खड़ा होने में मुझे या कुछ लोगों को जुगुप्सा होती है, घृणा होती है, वही बहुत सारे लोग इत्मीनान से आराम से सोते हैं। कलकत्ता या बम्बई जैसे नगरों में अगणित लोगों का निवास स्थान फुटपाथ है, जिनकी खुशबू और स्वच्छता से हम भी अपरिचित नहीं हैं। उनके लिए कृपया गंदा मत कीजिए का अर्थ वही नहीं है जो मेरे लिए है। तब मैं यह तय नहीं कर पाता कि इस निर्देश को आग्रह मानूं या व्यंग। राइटर कहना चाहता है कि इस कृपया गंदा मत कीजिए को मैं व्यंग समझूं या आग्रह समझूं, क्योंकि सबके अलग अलग विचार हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं। हमारे देश में जितनी अस्वच्छता को, गंदगी को लोग स्वीकार करते हैं, विदेशों में उतनी ही स्वच्छता को स्वीकार किया जाता है। और गंदगी देश में यदि ऐसे ही रही तो यह लिखने मात्र से समाप्त नहीं हो सकती है, तो कर्तव्य बोध होना चाहिए। हम कर्तव्य बोध के द्वारा इसे दूर कर सकते हैं। हम सबका कर्तव्य है, हम सबका अधिकार है कि हम स्वच्छता के प्रति अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और खुद स्वयं स्वच्छ बनें। यदि हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो शायद सभी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे। हमारा घर स्वच्छ होगा, हमारा गांव स्वच्छ होगा, हमारा नगर स्वच्छ होगा, हमारा जनपद स्वच्छ होगा, हमारा देश स्वच्छ होगा और तब विश्व स्वच्छ होगा। प्यारे बच्चों, हम सबको स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना है। आसपास कूड़े कचरे न फेंकें, उचित जगह डस्टबिन में ही कूड़े कचरे का हम प्रयोग करें, रखें, तब हम स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।